Hello students, welcome to University of Entrance. Today we are going to start our new chapter, India's External Relations. Okay, तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और हमने अपने नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को, हम उस दौर से गुजर रहे थे जब हमारा नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस आगे जा रहा था। हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज के क्रंच थे। हमारे कंट्री एक ऐसे बैकग्राउंड में थी जहां पर कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म ने पूरी कंट्री की इकोनॉमी को डिवास्टेट कर दिया था। तो इस सभी पूरे बैकग्राउंड के साथ हम लोग आज देखेंगे कि कैसे इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिनेरियो। ओके, तो उस समय जो भी इंटरनेशनल सिनेरियोज थे, जो हमारे लोकल सिनेरियोज थे, उनको ध्यान में रखते हुए कैसे हमारे जो लीडर्स ने, हमारे फोरफादर्स ने यहाँ पर पूरी पॉलिसी को फ्रेम किया और वो पॉलिसीज किन चीज़ों से अफेक्ट हुई और उन पॉलिसीज ने इंटरनेशनल सिनेरियो को कैसे इफेक्ट किया। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग अपने इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, बट अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक कोट रखना चाहता हूँ। ये है जवाहरलाल नेहरू जी का कोट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका यहाँ पर एक कोट था। इस कोट के हेल्प से हमें ये समझ में आएगा इस चैप्टर का मोटिव क्या है, इस चैप्टर को आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, या फिर इसे दूसरे लैंग्वेजेस में हम कहें तो इंटरनेशनल रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, या फिर किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या सिग्निफाई करती है, वो कैसे किसी भी कंट्री की आइडेंटिटी या स्टेटस को इफेक्ट करती है। तो ये कोड कुछ ऐसा है, व्हाट डज इंडिपेंडेंस कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट fundamentally and basically of foreign relations. That is the test of independence. All else is local autonomy. Once foreign relations go out of your hands into the charge of somebody else to that extent, and in that measure, you are not independent. इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे जो फॉरेन पॉलिसी है आपकी, या फिर आपकी फॉरेन रिलेशंस को फ्रेम करने की एबिलिटी जो है, वो शो करती है कि आप इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ बात की जाए अपनी लोकल जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो विद इन द नेशन की जो हमारी पॉलिसीज हैं, उनको फ्रेम करने का जो पूरा प्रोसेस है, वो तो हमें लोकल ऑटोनॉमी में भी मिल सकता था। वो हमें एक डोमिनेशन का जो कंट्री था हमारा, ठीक है, जो हमारा एक डोमिनियन स्टेटस हमें ब्रिटिशर्स देना चाह रहे थे, उस स्टेटस के साथ भी हम लोकल ऑटोनॉमी के साथ ये सारी चीजें कर सकते थे। बट एक चीज जो हमको डोमिनियन के स्टेटस में नहीं मिलती, वो था हमारे फॉरेन रिलेशन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम। तो ये थी इंपॉर्टेंस किसी भी कंट्री की, खास तौर पर इंडिया की। ये फ्रीडम मिलने से क्या होगा, ये इंपॉर्टेंस थी फॉरेन रिलेशंस की। ठीक है, तो ये कोट था, आप लोगों को याद रखना चाहिए और एक काफी अच्छा कोट है मेरे ख्याल से। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इस चैप्टर में ऑल टुगेदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, किस चीज पर हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय इंडिया ने जो अपने इंटरनेशनल रिलेशन को फ्रेम किया, जो हमने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया, वो किस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में किया। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट मतलब उस समय इंटरनेशनल फोरा में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर चीजें क्या क्या थी, कैसे चीजें वर्क कर रही थी, कौन कौन से यहाँ पर फोर्सेस थे, कौन कौन सी चीजें थी जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट कर रही थी। तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि इस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कैसे हमने बैलेंस किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को। बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, हमें पता है उस समय कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, यूएसएसआर एंड यूएसए वाला ब्लॉक चल रहा था। तो इसके बीच में हमें अपनी कंट्री को क्या है, हमारा मोटिव तो सिर्फ एक था कि हमें डेवलपमेंट कराना है, और डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना तो रिसोर्सेज थे। ये हमें कहाँ से मिलने वाले थे, इन्हीं दो बड़े ब्लॉक से। बट अगर हम किसी भी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते तो एक दूसरे ब्लॉक को अपना एनिमी बना लेते, और वो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए अगेन एक अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बैलेंस क्रिएट किया, और वो बैलेंस किन प्रिंसिपल्स के थ्रू हमने क्रिएट किया, ये भी हम लोग आज इस अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे बढ़ते हुए कि इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ कैसे थे और पाकिस्तान के कैसे थे। थोड़ी बहुत वॉर्स जो हुई हम लोग उनके बारे में भी देखेंगे, उनका क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया की पॉलिसी पर, और ये सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे ये अपने अपकमिंग चैप्टर्स अपनी लेक्चर्स में। ठीक है, ऑल टुगेदर इतना तो नहीं कवर करेंगे आज हम लोग, ये इंट्रोडक्टरी हम लोग का आज ये लेक्चर होगा। और एट लास्ट हम लोग क्या देखेंगे कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये बहुत डिबेटेबल रही है सिंस स्टार्टिंग, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर पॉलिसीज इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारी जो सक्सेसफुल न्यूक्लियर पॉलिसी है ये कैसे स्टार्ट हुई, किस सिनेरियो में स्टार्ट हुई, और इसका हमें क्या बेनिफिट मिला, इससे हमें क्या प्रॉब्लम्स आई, और कैसे इस इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी ने इंडिया के स्टेचर को ऑल टुगेदर थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरा चेंज कर दिया। हमारा जो स्टेचर था वो रातों रात बदल गया, हमें लोगों ने रिकॉग्निशन दी, स्टार्टिंग में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिटिसिज्म मिला हमें, बट एट प्रेजेंट ये हमारी रॉ पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा सब टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये हमने अपने लास्ट स्लाइड में देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ने कैसे इफेक्ट किया। तो उस समय क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अपनी पढ़ी है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि 1947 के जस्ट पहले पूरी वर्ल्ड ने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखी थी। ठीक है, पूरी वर्ल्ड में कॉलोनियलिज्म था, इंपीरियलिज्म था, और साथ ही साथ वेस्ट का डोमिनेंस था थ्रू आउट दी वर्ल्ड, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ये यूरोपियन पावर्स का, ब्रिटेन का। ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस जो हमारे हैं उनका। अब यहाँ पर क्या था कि पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड ने यहाँ पर वर्ल्ड वॉर देखी थी, और वर्ल्ड वॉर का रिकंस्ट्रक्शन चल ही रहा था कि हमने यहाँ पर कोल्ड वॉर देख ली। ठीक है, कोल्ड वॉर कोई हमारी हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर वॉर नहीं थी जहाँ पर आर्मरी का या म्यूनिशन का यूज किया जा रहा हो, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। ठीक है, कि यहाँ पर जो कंपनी की गवर्नेंस, सॉरी, जो किसी भी कंट्री की गवर्नेंस सिस्टम या इकोनॉमिक पॉलिसीज या तो वो यूएसआर के अकॉर्डिंग होगी या तो फिर यूएसए के अकॉर्डिंग। तो ये एक यहाँ पर कोल्ड वॉर हमारी चल रही थी। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या देखा कि एक यूएन, जो यूनाइटेड नेशन, जो आज हमारे सामने बहुत ही एज अ मेच्योर बॉडी उभर करके निकली है, ये उसके बहुत ही अर्ली ईयर्स थे। ठीक है, तो वहां पर क्या देखा हमने, वॉर खत्म हुई है, वॉर में काफी डिवास्टेशन हो चुका है, पूरी इकोनॉमीज तबाह हो चुकी है वर्ल्ड की, जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें एक्सेप्ट यूएसए। और हमने देखा कि उसके बाद कंट्रीज खुद को रिस्ट्रक्चर कर रही थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्ट्रक्चर कर रही थी, और ये कोशिश जारी थी कि दोबारा कोई भी कंट्री वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अप्रोच ना करे, ताकि ये डिवास्टेशन, ये प्रॉब्लम्स दोबारा हमारे सामने ना आए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी बनाना चाह रहे थे जहां पर दुनिया की सभी मेजर पावर्स, ज्यादातर कंट्रीज का वहां पर से हो, वहां पर डिस्कशन हो, एक ऐसा मंच मिले जहां पर डिबेट एंड डिस्कशन हो, और चीजों का थ्रू दी टॉक्स क्या है, वहां पर रेजोल्यूशन निकल करके आए। तो ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हमारे कुछ कुछ ऐसे चल रहे थे। साथ ही हमने क्या देखा कि एक ऐसा दौर ये हमारा चालू हुआ जहां पर कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसका मतलब ये जो कंट्रीज थी, ये कोलोनियलाइज, जो यहाँ पर कोलोनाइज कंट्रीज थी हमारी, ये यहाँ पर यूरोप थी, यहाँ पर ब्रिटेन की, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की, इनको थ्रू आउट कर रहे थे, इनको यहाँ पर हटा रहे थे। इसका मतलब इंडिया जैसी कंट्रीज, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज यहाँ पर, और ये आसियान नेशंस हैं हमारे, ये सभी इसी दौर में खुद की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते हैं और गेन करते हैं। और इस इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने और गेन करने के पीछे काफी सारे आइडियोलॉजिकल रीजंस भी थे, उसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल रहा। यूएसए क्या है कि इमर्जिंग इकोनॉमी थी और उसको नई मार्केट चाहिए थी, और नई मार्केट आपको तभी मिलेगी जब मार्केट फ्री हो। तो काफी सारे फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से ये यहाँ पर डी कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस पूरा चलने लगा। साथ ही साथ अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करें, ठीक है, हम लोग क्या करें यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर इंडिया के बारे में बात करें, तो इंडिया को ब्रिटिशर्स क्या देकर के गए थे, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इन फॉर्म ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर, इन फॉर्म ऑफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, ये सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स देकर के गए थे हमें, वो पार्टीशन का यहाँ पर जो दर्द है, जो पार्टीशन के प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ देकर के गए थे वो।
हमारी खुद की अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के गए, पॉवर्टी के फॉर्म में, फेमीन्स के फॉर्म में, लैक ऑफ रिसोर्सेज के फॉर्म में, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फॉर्म में, लैक ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फॉर्म में। ये सारा कॉन्टेक्स्ट हमारा उस समय कंट्री के अंदर था, बाहर भी हमने देख लिया। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसी कंट्री है इंडिया, एक ऐसी कंट्री जिसकी इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने रूइन कर दिया है, जो हमारी लोकल रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने ड्रेन कर दिया, हमारी पूरी वेल्थ को उन्होंने ड्रेन कर दिया। हमारे पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, खुद की इंडस्ट्रीज नहीं है, खुद के हमारे पास साइंटिस्ट्स नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई भी कंट्री होगी जो कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कि वो अपने गोल्स को सबसे पहले अचीव करे। और इंडिया का गोल क्या था? पॉवर्टी एलिवेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, ये हमारा उस समय गोल था। और ये गोल सिर्फ तभी यहाँ पर अचीवेबल था जब हम दोनों ही ब्लॉक्स के साथ क्या है, बैलेंस क्रिएट करें, हमारे रिलेशंस यूएसए और यूएसआर के दोनों के साथ ही अच्छे हों। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप कभी भी गूगल करके देखिएगा कि जो इंडिया की जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, सबसे जो आईआईटीज हैं, जो हमारे सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस है, कभी इनको देखिएगा, इनके अंदर जो एजुकेशनल पॉलिसी है ये किस किस कंट्री से फॉलो की जाती है। या फिर ऑल टुगेदर आप आईआईटी कानपुर या फिर आप आईआईटी खड़गपुर, जो उस समय के आईआईटीज हैं, आप जब इनको देखेंगे कि किस कंट्री की मदद से, इकोनॉमिक हेल्प से या टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च की हेल्प से हमने इनको इस्टेब्लिश किया, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी दिल्ली हो या कानपुर हो या खड़गपुर हो, इनको कुछ इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर ब्रिटेन ने डेवलप, यहाँ पर सॉरी ब्रिटेन नहीं, कुछ ने यूएसआर का ब्लॉक ने डेवलप कराया और कुछ ने यूएसए के ब्लॉक को डेवलप कराया। जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रही थी, जो न्यूक्लियर रिसर्च हो रही थी, उसमें कहीं हमें किसी कंट्री ने हेल्प की और कहीं किसी कंट्री ने हेल्प की। अगर हमने यहीं पर क्या किया होता, किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया होता, तो क्या होता, दूसरे ब्लॉक से हमें हेल्प नहीं मिलती। इंडिया क्या कर रहा था, दोनों ही ब्लॉक्स को बहुत स्मार्ट वे में यूज कर रहा था अगेंस्ट ईच अदर, और दोनों से ही मोस्ट जितना बेनिफिट हो सकता था उतना ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेनिफिट निकालने की कोशिश कर रहे थे। और ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जिसे हमने बोला, उसके बारे में हम लोग अपनी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था यहाँ पर, सबसे ज्यादा फोकस था कि सबसे पहले तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है पीस। इट मीन्स वहाँ वॉर ना हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, क्योंकि जब वहाँ पर वॉर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी, तभी वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, तभी वहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम लोग आगे लेकर के जा पाएंगे। और ये पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिर्फ आपकी कंट्री के अंदर अच्छी नहीं होनी चाहिए, ये आपके नेबरहुड में भी अच्छी होनी चाहिए। तभी आपको क्या है, एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, आपकी कंट्री में एक अच्छी सिक्योरिटी आएगी। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बारे में, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि ये पॉलिसी किस बैकग्राउंड में आई थी। ठीक है, और ये पॉलिसी हमने क्यों रखी थी। तो ये पॉलिसी खुद में क्या थी, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, इसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी। ठीक है, तो ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी के जो फ्रेमर्स थे, ये यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो वर्ल्ड लीडर्स थे, ये घाना के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, इजिप्ट के हो जाएंगे। ठीक है, ये सुकार्नो आपको देखने को मिलेंगे, और ये सीजेक स्लोवाकिया के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये हमारे पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन 5 लीडर्स ने मिल करके यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसे हमने बोला नॉन अलाइनमेंट ग्रुप या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से हम लोग यहाँ पर उनको जानते हैं। ये सभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, और ये क्या चाह रही थी, ये चाह रही थी कि ये ना तो यूएसआर का ब्लॉक ज्वाइन करे, ना तो यूएसए का ब्लॉक ज्वाइन करे। ये अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाह रही थी। अभी हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि एक कंट्री की इंडिपेंडेंस पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो ऑल टुगेदर शो करती है कि आपकी कंट्री की इंडिपेंडेंस किस लेवल की है। और इन दोनों ही ब्लॉक्स का, ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दोनों ही ब्लॉक्स थे, इन दोनों ही ब्लॉक्स की ये क्या थी, प्रॉपर्टी थी कि ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं, जो भी कंट्रीज इनके ब्लॉक को ज्वाइन कर लेती थी, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करती थी। इट मीन्स ये उनको बताती थी कि आपको किस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं और किस कंट्री के साथ आपको रिलेशन अच्छे नहीं रखने हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता, एक ऐसा नेशन जो पिछले 200-250 सालों से कॉलोनियलिज्म का यहाँ पर शिकार था, उसके बाद हम फिर से किसी कंट्री के अधीन आ जाते, किसी ब्लॉक के अधीन आ जाते और अपनी फॉरेन पॉलिसी को वहां से
क्या है उसमें इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता, तो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम सभी कंट्रीज ने मिलकर के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया, ताकि अपनी हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के आगे जा सके। और इस ग्रुप का सिर्फ इतना ही यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं था कि हम अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर के जा रहे थे। हमारा एम यहाँ पर ये भी था कि हम ऐसी कंट्रीज के अंदर, जहाँ पर जो ऐसी अफ्रीकन एशियन कंट्रीज जहाँ पर 1947 के बाद भी कोलोनियलिज्म का यहाँ पर जो मीनेस है ये खत्म नहीं हुआ था, वहां से हम एक मूवमेंट स्टार्ट करें, एंटी कोलोनियलिज्म का मूवमेंट स्टार्ट करें, और हम कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प करें, उनको वहां पर क्या है फ्रीडम अचीव कराने में हेल्प करें। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग बनी ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से हमारे सामने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद ही हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं ये दूसरी कॉलोनीज के या फिर दूसरी कंट्री के लीडर्स के साथ इन्होंने कोई टाई अप किया हो। एक बहुत ही ब्राइट एग्जांपल था हमारे सामने इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्म में। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थ्रू या इनकी हेल्प के थ्रू यहाँ पर किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पर। ठीक है, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इन्होंने दूसरी कंट्री के, जापान जैसी कंट्रीज के लीडर्स से मिल करके अपनी आर्मी को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था सिर्फ, ये कैसे हमने दूसरी कंट्रीज की हेल्प ली थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहरू जी का इसमें क्या रोल था। ठीक है, हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा ना कि नेहरू जी वहां पर खड़े हुए थे, तो इनका रोल इसलिए इसमें काफी ज्यादा था क्योंकि ये पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने के साथ साथ पहले फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, तो एज अ फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था इस पॉलिसी में। ठीक है, और इन्होंने इस पॉलिसी को या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सिंस 1946 टू 1964 टिल हिज डेथ काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी थी, इनके कुछ पॉइंट्स थे, इनके कुछ पिलर्स थे जिनकी बेसिस पर ये अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को घुमा रहे थे। पहला क्या था कि जो हमारी हार्ड अर्नड, ये हमारी जो प्रिजर्व्ड सोवरेनिटी है, मतलब जो इंडिपेंडेंस है, उसको हम लोग यहाँ पर प्रिजर्व करके रखें, उसको हम लोग यहाँ पर मेंटेन करके रखें। इसलिए हमें क्या ज़रूरी था कि अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखें फ्रॉम बोथ ऑफ द ब्लॉक्स। साथ ही साथ अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम यहाँ पर मेंटेन रखें। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अगेन यहाँ पर नाम के थ्रू हम लोग कर सकते थे। कैसे कि अगर हम सपोज दैट किसी भी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते और सपोज दैट कहीं भी एक आर्म्ड स्ट्रगल होता, तो फिर वो क्या होता, हम लोग ऑटोमेटिकली एक वॉर में आ जाते, और हमारे पास ना तो इतने रिसोर्सेज थे, ना तो हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज थी कि हम यहाँ पर एक और वॉर झेल पाते। ठीक है, और वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता था। साथ ही हमें क्या करना था, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहाँ पर अचीव करना था। तो इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप ने क्या किया, यहाँ पर दोनों ही ब्लॉक्स के साथ नेगोशिएट किया अपने बेनिफिट के लिए, और चीज़ों को हम लोग वहाँ से धीरे धीरे आगे लेकर के चलते गए अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के थ्रू। अब इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मैंने ऐसे बताया आपको कि हम दोनों ही कंट्रीज से क्या है डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज खुद में एक मिलिट्री अलायंसेस के फॉर्म में थे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने नॉन अलाइनमेंट को यहाँ पर एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। इसका फायदा हमें यह भी मिला कि हम यहाँ पर ऐसी कंट्रीज के एक लीडर बन के धीरे धीरे उभरे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज रही हैं जो इंडिया के जैसी ही थी, जिनकी सिचुएशन इंडिया के जैसी ही थी, जहां पर कोलोनियलिज्म था, और जो नहीं चाहते थे किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करना। क्योंकि एट लास्ट जो भी प्रूडेंट नेशंस रहे होंगे उनको समझ में आई होगी ये चीज़ कि ये बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल क्या है, दोनों ही ब्लॉक्स से फ़ायदा उठाना, दोनों ही ब्लॉक से निगोशिएट करना और अपनी खुद की डेवलपमेंट को इंश्योर करना। बट चीज़ें इतनी आइडियल नहीं हो सकती हैं जितनी ऑन द पेपर लगती हैं। ठीक है, चीज़ें इतनी आइडियल नहीं होती हैं। कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस आ ही जाता है, क्योंकि अगर आप जब नेगोशिएट करोगे और आप किसी से कुछ ले रहे हो, तो आपको अगेन उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। और आपके खुद के भी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजिकल टिल्ट्स होते हैं, जो कहीं न कहीं फॉरेन पॉलिसी को अफ़ेक्ट करते हैं। तो उसी के फॉर्म में हमें क्या देखने को मिला, हमें वहीं पर ये देखने को मिला कि जब यहाँ पर ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट को, सुएज़ कैनाल के ऊपर इन्होंने अटैक किया 1957 में। हमने क्या किया, थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पर प्रोटेस्ट किया
कि ये नियो कॉलोनियल इन्वेजन है। नियो कॉलोनियल इन्वेजन मतलब कॉलोनियलिज्म यहाँ पे खत्म हो चुका था, अब ये यहाँ पर अगेन अटैक करके इजिप्ट के ऊपर एक फिर से कॉलोनियलिज्म को यहाँ पर रिवाइव करना चाह रहे हैं। बट जब सेम चीज यहाँ पर यूएसएसआर ने की हंगरी को इन्वेड करके, तब इंडिया ने क्या किया, इसको पब्लिकली कंडेम नहीं किया। या फिर आज का एग्जांपल आप ले लो, आज भी जब यूएसएसआर ने या फिर रशिया ने जब यहाँ पर क्या किया, यूक्रेन में इन्वेजन किया, तो इंडिया ने पब्लिकली कंडेम इसको नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी खुद की पॉलिसीज होती हैं, कैसे हम अपनी कंट्री की सबसे पहले देखिए, किसी भी नेशन के लिए सबसे पहले होता है उसका नेशनल इंटरेस्ट। और अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज करने से, तो हमें वो नहीं करना है। ठीक है, सबसे प्राइम चीज़ ये है। तो हमारे लिए प्राइम चीज़ क्या थी, हमें यूएसआर से हेल्प मिल रही थी, वो यूएसआर हमको ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा था जो कि दूसरी कंट्रीज या दूसरे ब्लॉक्स नहीं कर रहे थे। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों की जो भी क्वेरीज थी, जो भी आपके यहाँ पर डाउट्स हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो या कोई रिकमेंडेशन हो, तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।